जी, मेरा नाम अवैस अली है और मैं पाकिस्तान मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट सर्विस का ऑफिसर हूँ। मैंने CSS 2018 पास किया था और 47th कॉमन के अंदर मेरी एलोकेशन हुई। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और प्रीवियसली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। लेकिन इसके साथ साथ मैं बचपन से ही एक राइटर था। मेरी वालदा भी एक राइटर थी और इस तरीके से जो है मुझे लिखने पढ़ने का शौक था और किताबें किताबें पढ़ने का और स्टोरीज लिखने का, पोइट्री लिखने का, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी शौक के अंदर मैं यूनिवर्सिटी में जब गया, UIT में, तो मैं लिटरेरी सोसाइटी में चला गया और लिटरेरी सोसाइटी के अंदर अ, मैं चीफ एडिटर बना यूनिवर्सिटी मैगजीन का। और काफ़ी सारे राइटर्स और कह लें कि पोइट्स जो थे उनको लीड करके मैंने यूनिवर्सिटी का एक एनुअल मैगजीन भी बनाया, उसे एडिट किया। तो साथ साथ मैं अपना भी लिखता रहा। उसके बाद मेरा इरादा हुआ CSS करने का, तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ लिखने में, क्योंकि लिखने की आदत थी मुझे, इंग्लिश के अंदर भी उर्दू में भी। और दूसरी बात ये हुई कि पढ़ने का भी शौक था, तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ। UIT के अंदर मैं काफ़ी सारे यंग स्टूडेंट्स को मैं लिखने के ऊपर लेक्चर देता होता था और उनकी लिखी हुई तहरीरों को चेक करता था। एक चीफ एडिटर का यही काम होता है कि वो जो भी उसके मैगजीन में छपने के लिए चीज़ आए अंग्रेजी। हाँ जी। तो आप जो है वो लोगों को लिखना सिखाते हैं। ठीक है जी। यहाँ हमारे क्लास में एक साहब हैं, मुजम्मिल अली साहब। मुजम्मिल अली साहब, आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी सर जी, आ रही है। हाँ जी मुजम्मिल, जहाँ आपको लगे कि आवाज़ कट रही है, आपने फ़ौरन बोल पड़ना है, ठीक है? ठीक है सर जी, पंजाबी वाली क्लास पर नहीं सीन है। हाँ जी, पंजाबी क्लास में आप इस क्लास के CR हैं, इस क्लास के नुमान हैं आप, ठीक है? तो जी ठीक हो। अच्छा। दूसरा ये है कि मैं ये बात कर रहा था कि मैं इस तरह से लिखने के साथ अटैच रहा काफ़ी अरसे से। और फिर मैंने एक नया काम शुरू कर दिया लैंग्वेजेस सीखने का। और मैंने पर्शियन और फ्रेंच ज़ुबानें सीखी और कुछ ज़ुबानें थोड़ी बहुत सीखता रहता हूँ। तो मैंने फिर पर्शियन के और पंजाबी के अंग्रेज़ी तर्जमे करने शुरू कर दिए और वो मैगज़ीन्स में छपने लग गए, जो मुल्की सतह के ऊपर होते थे। पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स का मैगज़ीन होता है जो इस तरह की चीज़ें छापता है, ठीक है? तो ये मेरे ब्रीफ से क्रेडेंशियल्स थे। तो अभी हम जो है वो ऐसे की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसे की क्लास का मेरा ये फॉर्मेट होगा कि आप सबके साथ मिलजुल के ही मैं पढ़ूंगा, ठीक है? इसमें क्योंकि ऐसे जो है उसमें वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। मुश्किल इस तरह से है कि आप लोगों ने कभी ऐसे लिखा नहीं होगा, या थोड़ा बहुत लिखा होगा, उसमें गलतियाँ होती होंगी। और आसान इस तरह से है कि वो आपके ही प्रीवियस नॉलेज में से कोई भी ऐसे जो है वो बनता है। कोई नई चीज़ नहीं आती। सिर्फ वो इस चीज़ का इम्तहान होता है कि आपने जो CSS की तैयारी के दौरान पढ़ा है, क्या उसे एक लंबे फॉर्मेट पे आप लिख सकते हैं। किसी भी ज़ुबान को जानना हो तो उसके लिए आपसे 3 चीज़ें रिक्वायर की जाती हैं। एक चीज़ ये होती है कि क्या आप उस ज़ुबान के अंदर कोई एक सेंटेंस को फैला के 3-4 हज़ार वर्ड्स का ऐसे बना सकते हैं। ये चीज़ आपके ऐसे के पेपर में चेक होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई 400-500 वर्ड्स की चीज़ दे दी जाए, तो क्या आप उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी प्रेसी में चेक होती है। यानी छोटी चीज़ को बड़ा बनाना, बड़ी चीज़ को छोटा करना, इस तरह के आप उसके मानियों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, ठीक है? यानी अगर आप एक स्टेटमेंट का एक ऐसे लिखते हो, यानी एक स्टेटमेंट से आप तकरीबन कोई 2,500-3,000 वर्ड्स बनाते हो, तो उस स्टेटमेंट की जो एसेंस है
वो मुतासिर ना हो, ये ना हो कि आप इधर उधर निकल जाएं। आप उसी स्टेटमेंट के ऊपर क्या उस चीज़ को फैला सकते हैं, ये चीज़ ऐसे के अंदर चेक होती है। प्रेसी के अंदर उल्टा हो जाता है कि एक चीज़ बहुत बड़ी दी हुई है और आपने उसे छोटा करना है इन अ वे दैट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज इट्स इसेंस, कि प्रेसी के कोई भी मतलब जो है वो चेंज ना हो रहा हो और आप उस चीज़ को छोटी करके कम लफ्ज़ों में बता दो। ठीक है, ये चीज़ आपके प्रेसी के पेपर में चेक होती है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो आपकी इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए कहीं भी या किसी भी ज़ुबान को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है जी, तो ये ऐसे का जो है मुख्तसर सा तारुफ है। आप में से सारे लोग माशाल्लाह ज़हीन हैं, आप सब यूनिवर्सिटियों की डिग्री के बाद आए हैं। तकरीबन सब ने यूनिवर्सिटियों में इंग्लिश मीडियम पढ़ा होगा। अगर कोई ऐसा है जो उर्दू मीडियम पढ़ा था यूनिवर्सिटी में, तो वो बता दे मुझे कि जिसने मास्टर्स या बीएस भी किया हो और वो उर्दू में पढ़ा हो। कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल जो मोड ऑफ लैंग्वेज है यूनिवर्सिटियों के अंदर वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो मेरा आपके सेशन लेने का मकसद है वो ये है कि क्या आप अपनी थॉट्स को सही तरह से यूज़ कर सकते हैं, सही तरह से उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या आप उनको अरेंज कर सकते हैं कुछ ख़ास पैमाने के अंदर रहते हुए, और तीसरा ये है कि क्या आप सही अंग्रेज़ी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अच्छी इंग्लिश लिखना जो है ये एक दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, बार बार की प्रैक्टिस से आएगा। ये 8 सेशंस में आप अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकेंगे, लेकिन ये है कि आपको वो डायरेक्शन मिल जाएगी और वो गलतियां मिल जाएंगी जो आप बुरी इंग्लिश लिखते हुए करते थे। अब आप कितने टाइम में उन गलतियों को अवॉइड करोगे, ये आपका अपना काम है, ये आपने खुद सीखना है। ठीक है जी, अच्छा, ये हमारा मुख्तसर सा जो है वो ऐसे का तारुफ था। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, और एक डॉक्यूमेंट भी मैंने अपनी क्लास के ग्रुप में शेयर किया हुआ है गूगल का। वो सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट खोल लें, और जिन लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है वो ये स्क्रीन को शेयर करते हुए देखें। तो हम इस तरह से जो है स्टार्ट करते हैं। क्यों भी डॉक्टर साहब, ये स्क्रीन शेयर होना शुरू हो गई है? जी सर जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक हो गया। ये हमारा कोर्स पेज होगा, गूगल पे ऑनलाइन होगा। ठीक है, इस कोर्स पेज के ऊपर जितना भी मैं बात करूंगा उसमें से जो अहम बात होगी लिखने वाली, और जो आप मेरी हेल्प करेंगे अपने ऐसे पढ़ने के लिए, तो वो मैं इस पे लिखा करूंगा। ठीक है जी, तो ये जो है आपका क्या नाम है, इस पे सारा आपका रिसोर्स होगा। आप जो भी चीज़ एंड तक देखना चाहेंगे वो 8 दिनों में इंशाल्लाह एक तरह की गाइड बुक बन जाएगी, आप फ़ौरन खोल के इसे देखा करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, मेरा पढ़ाने का तरीकाकार क्या होगा उसके लिए मैं आपके साथ स्केड्यूल शेयर कर रहा हूँ। ये जी, सबसे पहले आज के दिन हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक नज़र देखेंगे, पिछले सालों के 2 साल के देख लेंगे, 3 साल के देख लेंगे। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि उसका क्या मतलब होता है, स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं। उसके बाद कल हम आउटलाइन बनाना सीखेंगे कि एक दो टॉपिक्स की आउटलाइन बनाएंगे आपकी हेल्प के साथ। उसके बाद मंडे को हम इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे, और ट्यूसडे को मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे का एक जनरल पैराग्राफ कैसे होता है। उसके बाद बेसिक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी एडवांस चीज़ें शुरू हो जाएंगी, यानी मैं आपको ऐसे का टॉपिक दिया करूँगा, कभी आप उस पर आउटलाइन बना के लाया करेंगे, कभी उसका इंट्रोडक्शन लिखा करेंगे, कभी हाफ ऐसे लिखेंगे, कभी फुल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये कोशिश होगी कि आखिरी सेशन के बाद आप एक फुल ऐसे लिख सकें। ठीक है, और चेक करवा सकें, अपनी गलतियाँ जो हैं वो मुझे दिखा सकें। और अगर आप में से सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एक एक ऐसे लिख लेते हैं और वो ऐसे हम ग्रुप में शेयर करते हैं, तो उसके अंदर मैं सबकी गलतियां सबके सामने शेयर कर दूंगा। तो आप सब लोग ये करेंगे कि गलतियों की एक लिस्ट बना लेंगे और अपना अगला ऐसे लिखते हुए सोचेंगे कि मैंने ये वाली गलती नहीं करनी। ठीक है जी, तो ये मेरा एक तरह से काम करने का तरीका होगा। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि एक वेबसाइट है vshine.org, इसके ऊपर सारे पास पेपर मिलते हैं आपको।
ठीक है, तो हम इसके ऊपर से पिछले साल का पेपर निकालते हैं 2020 का, और हम देखते हैं कि उसमें क्या ख़ास बात थी। ये vshine.org पे 1971 से लेके और आज तक के जो हैं वो पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है, ऐसे के और हर सब्जेक्ट के। तो इसमें से हम 2020 का निकाल लेते हैं। ठीक है जी, 2020 का ऐसे का पेपर आपके सामने आ गया है। सबको नजर आ रहा है? कोई एक बंदा बता दे। नजर आ रहा है पेपर बिल्कुल क्लियर। ठीक हो। अच्छा, अब जब आप ऐसे का पेपर देखेंगे तो आपके पास बड़ी ऑप्शंस होंगी। आप एक ऐसा, कभी आपने पेपर दिया है जिसके अंदर आपको 10 सवाल दिए और आपने एक करना हो? कहीं भी नहीं होगा। लेकिन CSS के ऐसे के पेपर में आपके पास ये भी लग्जरी होगी कि आपने 10 चीज़ों में से एक चूज़ करनी है। तो इधर ही आपकी बहुत सारी तैयारी लिमिटेड हो जाती है। इधर आपकी तैयारी ऐसे लिमिटेड हो जाती है कि उन 10 में से काफ़ी सारे हिस्से आप अगर ना भी करें तो तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे लिखने के लिए सबसे जो आपकी तरीक़ेकार हैं या किस तरह के ऐसे लिखे जाते हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। तो आप में से ये पहला ऐसे कोई पढ़े, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स? तो आप में से कोई बता सकता है कि ये किस मौजू के ऊपर पूछा गया है, यानी ब्रॉड कैटेगरी इसकी क्या होगी? हाँ जी बताएं, इसके अंदर स्पीकर में बोलें। हाँ जी, महम मसूद साहबा ने कहा कि एजुकेशन पे। लिटरेचर। महम साहबा नहीं, इससे भी ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी ये होगी कि ये रिफ्लेक्टिव ऐसे है जिसके अंदर आपसे आपकी थॉट्स पूछी गई हैं। कोई फैक्ट नहीं पूछा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं पूछी, कोई वाकया नहीं पूछा, आपकी थॉट्स पूछी हैं। एक फिलोसॉफिकल या एक लिटरेरी या इस तरह का ऐसे है। ठीक है सर, हम इस तरह कह सकते हैं कि लिटरेचर का आम जिंदगी में क्या रोल है हाँ जी, हर तो एस्पेक्ट से? तो ये आपसे आपकी थॉट्स पूछी गई हैं जो किसी और इंसान की डिफरेंट होंगी और तीसरे इंसान की डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो अगर तो आप में से कोई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर या किसी लिटरेचर में मास्टर्स किसी ने नहीं किया हुआ तो उसके लिए ये चीज़ एड्रेस करना और जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये वाले ऐसे ना तैयार करें, क्योंकि इसमें हर ऐसे की तैयारी डिफरेंट तरीके से होगी और आप कितने ऐसे तैयार कर सकेंगे। ठीक है, अनलेस कि आप एक राइटर हैं, आप इस चीज़ को अटेम्प्ट ना कीजिए या इस चक्कर में ना पड़िए कि आपने कोई फिलोसॉफिकल ऐसे जो है वो करना है तैयार। ठीक है जी, उसके बाद आप देखें वुमेन यूनिवर्सिटी एज एजेंट्स ऑफ चेंज। तो ये मुझे बताएं जी डॉक्टर साहब कि ये क्या किस ब्रॉड कैटेगरी में से आता है? सर ये एक मतलब है कि यूनिवर्सिटीज का क्या किरदार होता है चेंज में? नहीं डॉक्टर साहब, ये आपने इसका मतलब नहीं बताना इस आर्गुमेंटेटिव ऐसे आई गेस। एक्सपोजिटरी। हाँ जी, आर्गुमेंटेटिव ये आर्गुमेंटेटिव है। ये इस तरह से आर्गुमेंटेटिव है कि उसने आपसे पूछा है कि आपका क्या ख्याल है कि वुमेन यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर एजेंट्स ऑफ चेंज या नहीं। ठीक है, आपने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं कि ये चेंज लाती हैं या नहीं लाती। और जी सही सर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला ऐसे है जी पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। ये कैसा है आपका ऐसे? सर इसमें एंटिसिपेशन है, एक तरह से डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने हकीकत पूछी है कि क्या हो रहा है। ठीक है,
एक तरह से एंटिसिपेशन भी है, लेकिन इसकी ब्रॉड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन होगी, आपसे डिस्क्रिप्टरी ऐसे मांगा गया हो, ठीक है। उसके बाद पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इशू एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो ये एक तरह से आर्गुमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है, इसको जिस सेंस में आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। उसके आगे है ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ये भी एक तरह से आपसे एक हकीकत पूछी गई है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, ये आपका है जी द वे फॉरवर्ड। तो ये आपका एक तरह से डिस्क्रिप्टिव है या आपसे आपकी राय पूछी गई है, ठीक है। इसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं देने कि ये कैसी है और कोई किसी के साथ कंपैरिजन है, सिर्फ एक बात पूछी गई है कि पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। उसके बारे में आप अपने विचारों का इजहार करें। अच्छा, उसके बाद प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। अच्छा, उससे आगे एक टॉपिक है, आई डोंट एग्री विद यू विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ये कौन सा टॉपिक है? Argumentative. So it's again an argumentative, as I would say. नहीं, ये एक तरह की फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये बात तो उसने की है कि मैं आपके आर्गुमेंट्स की कदर करता हूं, यानी उसका स्टेटमेंट का तो यही मतलब है, लेकिन इसके अंदर आपसे एक थॉट है वॉलंटियर की, मेरे ख्याल कोटेशन है ये, जिसका उसने पूछा है कि आप इसके बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। यानी एक तरह से आज़ादी इजहार राय के ऊपर बात पूछी गई है आपसे, आपने अपनी थॉट देनी है, अपना फलसफा बयान करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे है क्या चीज? इस ऐसे को आर्गुमेंट से प्रूव करना होगा। देखें, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो होता है उसके अंदर आपके पास दो डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस होती हैं, जिसमें से आपने एक साइड चूज करके उसके आर्गुमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप एक साइड चूज करेंगे और उसके ऊपर अपने आर्गुमेंट्स देंगे। लेकिन इस ऐसे के अंदर एक ऐसी बात की है जो एक फैक्ट है या जो एक फिलोसफिकल थॉट है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने सिर्फ बात करनी है, ठीक है। सर ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा फिर? ये रिफ्लेक्टिव एसेज में फॉल करेगा। आपने अपनी रिफ्लेक्शंस इसके अंदर शो करनी है। जैसे ये एक स्टेटमेंट एक रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट है, किसी की कोटेशन है, इसी तरह से आपने अपनी एक सेट ऑफ कोटेशन लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, ये जो है ये आपसे पूछा गया कि हाँ या नहीं, तो ये आर्गुमेंटेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद आगे IMF बेल आउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी और रेसिपीज फॉर डिजास्टर, दो ऑप्शंस दिए हैं आपके पास कि IMF का बेल आउट जो है ये क्या है, तरक्की है या आपका तबाही है। तो इसमें आप कौन सा ऐसे लिखेंगे? आर्गुमेंटेटिव, ठीक है जी। नंबर 2 ऐसे वुमेन यूनिवर्सिटी एजेंट्स ऑफ चेंज, ये आर्गुमेंटेटिव कैसे, मतलब इसमें हमने कोई साइड लेनी, मतलब वो तो हमें कह रहे हैं कि अप्रूव करें इसे। देखें, इसको आपने हाँ, उसने एक स्टेटमेंट दिया ना आपको, तो आपको खुद ब खुद एक साइड दे दी आपको। इसके बारे में एक दूसरा तबका ये भी कह सकता है कि ये चेंज नहीं है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपसे आपको बता रहा है कि ये एजेंट ऑफ चेंज है। आपने उसको एक चीज को उसके खास पर्सपेक्टिव के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। फिर से ये डिस्क्रिप्टिव होगा, आर्गुमेंटेटिव। हाँ, कह सकते हैं कि ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है, जिसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है उसके गिवन रोल की। विमेन यूनिवर्सिटी एक टेक्नोलॉजी हब भी हो सकता है। विमेन यूनिवर्सिटी एक विमेन के लिए रास्ता भी दिया जा सकता है। विमेन यूनिवर्सिटी जो है वो विमेन साइंसेस या विमेन कह लें कि सब्जेक्ट्स को विमेन से रिलेटेड प्रमोट करने का जरिया भी कहा जा सकता है। लेकिन उसने पूछा कि आप इसको चेंज की बात करें कि सोसाइटी चेंज होगी इससे, ठीक है।
तो इसकी आप एक तरह से डिस्क्रिप्शन देंगे उसके गिवन रोल की, ठीक है। आपको उसने एक रोल असाइन कर दिया, विमेन यूनिवर्सिटी का ये रोल है, और आपने उसे बताना है कि वाकई ये रोल है। ठीक हो गया? अच्छा जी। तो आप में से जो हैं, अगर आप पेपर में बैठे हुए हैं 2020 के, और आपको पता चलता है कि ये ऐसे आया है, ठीक है जी, ये 10 ऐसेज आए हैं, तो आप में से पहला कौन चूज करेगा? दूसरा कौन चूज करेगा? आपके ख्याल में आपका प्रायर नॉलेज जो है वो कौन सा, किसके, इन 10 में से कौन, किसके बारे में आपका प्रायर नॉलेज बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा बातें अभी कह सकते हैं मेरे साथ इधर बैठ के? Sir, I'll go with the 9th one. Is Pakistan ready for digital revolution? ठीक हो गया। और बाकियों का क्या ख्याल है? The third one, Pakistan and the future of Kashmir issue. कश्मीर कॉज। और किसी और का क्या राय है? Sir, I'll go for polarized politics, the issues and challenges of democracy in Pakistan. ठीक हो गया। अच्छा, और कोई? And fifth one as well, sir, global power dynamics and Pakistan's foreign policy. हाँ जी, ठीक है। आफ्ताब साहब ने लिखा है मैसेज के अंदर कि सर सेकंड वन, यानी विमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज, और फरजीन राव साहबा ने कहा है जी कि पाकिस्तान एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर, फिर फोर्थ है और सिक्स्थ है। तो आप में से जिन लोगों ने करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी की हुई है, ठीक है, वो इन 10 में से 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 एसेस कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि जब मैं पेपर में बैठूंगा तो उधर एक अननोन सा टॉपिक आ जाएगा और मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा या हो जाऊंगी कि मैं क्या करूं, ठीक है। आपका प्रायर नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपने 12 सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं। जिन्होंने जेंडर स्टडीज़ रखी है वो विमेन वाला अच्छे तरीके से कर सकेंगे, जिन्होंने इन्वायरमेंटल साइंस रखी होगी वो कोई और कर सकेंगे, जिन्होंने लिटरेचर का सब्जेक्ट उठाया होगा वो शायद लिटरेचर कर सकें, किसी की डिग्री किसी ऐसे चीज़ में होगी, फ़र्ज़ करें कोई इंजीनियर है या साइंसेस की डिग्री का है, तो डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में भी उसको प्रायर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से पावर डायनामिक्स, जिसने भी आयर रखा हुआ है ये 5th वन तो कर ही सकता है, जिसने भी पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा हुआ है वो 3 और 4 कर ही सकता है, ठीक है। जिसने जेंडर स्टडीज़ पढ़ी है वो 2 कर ही सकता है। तो इस सारी एक्सरसाइज का मकसद जो था वो ये था कि यू डोंट नीड टू फियर अबाउट डेटा, कि आपके पास डेटा नहीं है। ये जो मेरे 8 सेशंस होंगे इनके अंदर मैं आप ही के पहले से अवेलेबल डेटा को यूज़ करूंगा और एक ऐसी आउटलाइन बना दूंगा जो अच्छी लगेगी आपको, ठीक है, और जिस पे आप इजीली 2500 वर्ड्स लिख सकें, ठीक है। तो इसलिए आपने डेटा के बारे में बिल्कुल परेशान नहीं होना। और साथ में ये करूंगा कि जो टॉपिक डिस्कस करूंगा जो आपसे पूछ के आपके साथ मिलके ऐसे ही जैसे आज हमने काम कर रहे हैं आउटलाइन बनाऊंगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको कुछ आर्टिकल्स वगैरह भेज दूंगा जिसमें आप मज़ीद अच्छा करने के लिए अगर वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में स्टार्ट के कुछ एसेज जो हैं वो आप ऐसे करेंगे कि जो आपको पहले से पता होगा, जो आपने किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। आपके पास बहुत डेटा होगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप ये करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं उसमें जो डेटा आपको मिलता है, फर्ज करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मिला है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन मिली है, इंडिया की पॉपुलेशन मिली है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट मिला है, तो यू जस्ट ट्राई टू मेक अ फैक्ट बुक आउट ऑफ इट
कि आप एक पेपर तैयार करें जिसके अंदर आप सारा डेटा अपना एंटर करते जाएं, और फिर वो आपका डेटा दैट मे कंप्राइज जस्ट ऑफ 1 पेज, तो इट विल बी इनफ फॉर योर कंप्लीट एसे। एक ऐसे लिखना है आपने, कोई रिपोर्ट नहीं लिखनी जिसके अंदर आपके हर पेज पे 10-10, 20-20 डेटा के जो हैं वो आपके होंगे, क्या नाम है, रेफरेंसेस होंगे, तभी वो आपको नंबर देगा। आपका पेपर एक इंग्लिश का टीचर चेक करेगा, ठीक है। इंग्लिश के टीचर को ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ से है कि आप इंग्लिश सही लिख रहे हैं, आपकी स्पेलिंग की गलती तो नहीं हो रही, कोई आपकी ग्रामर की कोई गलती तो नहीं हो रही, और आप क्या जो लिख रहे हैं वो इजीली रीडेबल फॉर्म के अंदर है। ये तो नहीं है कि आपके जो है वो लिखी हुई बात आपके दिमाग में तो आपको बहुत अच्छी पता है, लेकिन आप दूसरे को बता नहीं सकते। तो हमारी जो एक्सरसाइजेज होंगी उनका ये मकसद होगा सबसे पहले कि हम अपने पहले से अवेलेबल डेटा को अरेंज कर लें। जब हम अरेंज करना सीख लेंगे, फिर आपका पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन भी अच्छा लिखा जाएगा, करंट अफेयर्स का भी अच्छा लिखा जाएगा, आयर का भी अच्छा लिखा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छा लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ज़्यादा एक्सरसाइजेज का मकसद होगा वो ये होगा कि हम अपने अवेलेबल डेटा को यूज़ करना सीखें, ठीक है। आप में से सब लोग, उनमें से किसी दो को भी मैं कहीं बिठा दूं और मैं कहूं कि लेट्स डिस्कस डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो आप 2-3 घंटे आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर लंबी लंबी बहस कर सकते हैं, आपने बहुत पढ़ लिया है, आपने अखबारें भी पढ़ ली हैं, सब कुछ पढ़ लिया है। तो डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे या विमेन के फ्यूचर के ऊपर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कश्मीर इशू भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा, और इसी तरह से बाकी सब चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली होंगी। अच्छा, तो इस स्टेज के ऊपर जो मैंने बातें की हैं, इनमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ जी फातिमा, आप पूछें। सर ये जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, इसमें हम दोनों साइड्स ले सकते हैं या फिर एक ही साइड को हमने सपोर्ट करना है? नहीं, आपने एक साइड को सपोर्ट करना है। उसकी वजह यह है कि आपको एक ऐसी सर्विस के लिए चूज किया जा रहा है जिसके अंदर आपकी एक डेफिनेट राय होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी वाली साइड को हम डिस्कस करेंगे एज अ काउंटर आर्गुमेंट? नहीं, एक पैराग्राफ के अंदर कंक्लूजन से पहले या सजेशन से पहले आप ये कह सकते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर अगले बंदे की आवाज दबा के, उसका गला दबा के आपने बात करनी है कि इट मे बी सेड बाय सम ऑफ द क्रिटिक्स दैट दिस कैन बी हैपेंड एंड दिस एंड दैट वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन और इसको आउटलाइन में लिखेंगे, हम आउटलाइन में कोई पॉइंट बनाएंगे इसका? आउटलाइन के अंदर आप, हाँ, आउटलाइन जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे ये हम आगे सीखेंगे कि आउटलाइन कैसे बनानी है। तो उसमें आपने जो भी आगे पैराग्राफ लिखना है उसकी बात आउटलाइन के अंदर लाजमी करनी है कि मैं आगे ये करने जा रहा हूँ। तो लेकिन वो भी आपने इस अंदाज से लिखना है कि अगले बंदे को परेशानी ना हो, वो ये समझे कि क्या नाम है उसका, क्या मसला है, ठीक है। मतलब इसको कोई इशू, आपने इस तरह शो करना है कि मुझे पता है दूसरे की बात, लेकिन मैं उसे किसी खातिर में नहीं ला रही, ठीक है। ठीक। अच्छा, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी सर, मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा विद एग्जांपल कि सर जैसे ये आता है क्लाइमेट चेंज रियलिटी ऑफ डेथ। हाँ जी। तो हम सर ये बताएंगे कि एक जब हम साइड लेंगे कि रियलिटी है, तो हम सर ये नहीं बताएंगे कि ये मिथ कैसे नहीं है, ये नहीं कहेंगे हम? नहीं, ये जब आप रियलिटी कैसे है, जब आपने चूज कर लिया कि एक रियलिटी कैसे है, तो ये आप ऑटोमेटिकली बता रहे होंगे कि ये एक मिथ नहीं है, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर बैकग्राउंड देना जरूरी है? बैकग्राउंड देना जरूरी है जी। हम जब आगे ऐसे डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किन चीजों का बैकग्राउंड देना जरूरी है और कितना बैकग्राउंड देना जरूरी है, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी पे 2 डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं तो उनमें से एक टॉपिक में शायद बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है और दूसरे के अंदर कतई जरूरत ना हो,
दूसरी बात, लाजमी नहीं है कि आप बैकग्राउंड को बैकग्राउंड की जगह पे ही लिखेंगे तो वो बैकग्राउंड दिया जाएगा। एक आर्ट ये होती है कि आपके पास कोई भी चीज आ जाए और आपको उसका अवेलेबल नॉलेज हो, तो आप उसको अपनी जरूरत की जगह के ऊपर फिट कर दें। मसलन आप स्टार्ट में बैकग्राउंड ना दें और आगे जाके कहीं आपको कोई आर्गुमेंट चाहिए हो हिस्ट्री में से, तो आप उसी का बैकग्राउंड लिखने के पहले तो ये होता रहे। ठीक है, तो उससे आपका ये होगा कि आपका बैकग्राउंड वाला नॉलेज भी कवर हो जाएगा और वो राइट स्टेज पे जाके डिफरेंट हेडिंग के साथ या डिफरेंट पॉइंट को प्रूव करते हुए यूज होगा। तो यही चीज जो है ये सर ऐसे ये तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, ये हर केस में बेहतर नहीं, मतलब ये ऐसे राइटिंग या क्वेश्चन का आंसर देते हुए सीएसएस के किसी भी पेपर में ये बड़ा जरूरी होता है कि आपने अपना अवेलेबल नॉलेज किस जगह पे क्या हेडिंग शो करके बताना है। ये नहीं कि आप हर बैकग्राउंड को बैकग्राउंड ही करके शो करवाएं, आप कुछ और भी करके शो कर सकते हैं बाद में। ठीक है, आपने बस अपना डेटा यूज करना है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन थीसिस स्टेटमेंट के लिहाज से है। सर कहाँ पे ये लिखनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट? जी, ये हम इंट्रोडक्शन के अंदर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखनी चाहिए। और सर ऐसे का डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहिए या फिर एनेक्डोट से स्टार्टिंग लेनी चाहिए? ये भी इंट्रोडक्शन के डिफरेंट तरीकों में से एक तरीका है कि आप डायरेक्ट स्टार्ट ले लें, एक तरीका है कि आप किसी एनेक्डोट से करें। तो ये हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स में क्या चीज़ लग सकती है और क्या नहीं लग सकती। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो आपका? कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं और हम ये करते हैं कि एक टॉपिक चूज करते हैं जो सबसे आसान हो। और इसके अंदर मेरे ख्याल में सबसे आसान मुझे लग रहा है पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इशू एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये जिनका माइक ऑन है ये ऑफ कर लें। अच्छा जी, मेरे ख्याल में ये जो है ना टॉपिक, इसके ऊपर हम ये करेंगे कि इसके अंदर आप सब लोगों के पास जो अवेलेबल नॉलेज होगा मैं आपसे सुनता जाऊंगा और उसके बाद हम ये करेंगे कि इस अवेलेबल नॉलेज को देखेंगे कि उसमें से कौन सी चीज़ यूज़ की जा सकती है और कौन सी चीज़ यूज़ नहीं की जा सकती। ठीक है, और फिर हम उसी जो है वो अपनी चीज़ों को सीधा करेंगे, उनको सेट करेंगे, बताएंगे कि कैसे उसकी आउटलाइन बनाई जाती है, क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी, अभी हम जो हैं 5 मिनट का वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम ये बाकायदा एक प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और आज आप खुद देखेंगे कि आपको बगैर कोई किताब खोले और बगैर कोई डेटा इकट्ठा किए आपके एक ऐसे की आउटलाइन तैयार हो रही है। ठीक हो गया, इधर हम जो है वो स्टॉप करेंगे और हम 5 मिनट के बाद दोबारा से इकट्ठे होंगे और इसी लिंक के ऊपर आप जो है क्लिक कीजिएगा तो दोबारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम बाकायदा ये वाला काम स्टार्ट करते हैं।